इस वीडियो में हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, यानी इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट अर्थशास्त्र जो है हम कवर करने वाले हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका आ रहा है संसाधन के रूप में लोग, क्योंकि पालमपुर जो है वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, तो संसाधन के रूप में लोग में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो कई बार जो है डायरेक्ट पूछा जाए आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया की बात करें तो उत्पादन, विनिमय एवं वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित क्रियाएं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बेरोजगारी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह स्थिति जिसके अंतर्गत कुशल व्यक्ति जो है प्रचलित कीमतों पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं परंतु उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता, उससे बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु की स्थिति और इसकी गणना जो है 1000 शिशु में की जाती है। तो ये है शिशु मृत्यु दर कहते हैं इसे। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह अवस्था है जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसी प्रकार से शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, एक प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे MCQ में या 2 नंबर में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? ये वो क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मानव संसाधन और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? तो मानव संसाधन और भौतिक पूंजी में अंतर क्या है? ये सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी मानव संसाधन में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये जो है आपसे 4 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। तो शिक्षा की भूमिका मानव संसाधन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है? स्वास्थ्य का क्या योगदान है? इस प्रकार सवाल जैसे पूछे जा सकते हैं पेपर में आपके। इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अंतर आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन जो कई बार पेपर में पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से आते हैं, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन व खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। उत्खनन और वन निर्माण जो द्वितीयक क्षेत्र का संचालित द्वारा क्रियाएँ हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवाएँ, ये सब क्या तृतीयक क्षेत्र द्वारा संचालित मुख्य क्रिया हैं। इसी प्रकार से आर्थिक क्रिया क्या होती है, गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? ये जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मस्ट डू है, इसे आप जरूर कवर कीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी से सवाल जो है पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। इसी प्रकार से MCQ टाइप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है। ये सभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इस चैप्टर के जो MCQ टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है। शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए, बेरोजगारी के प्रभाव का वर्णन कीजिए, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, यहाँ से सवाल जो है पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है? तो मस्ट डू है। 5 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, संयुक्त परिवार प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमा आर्थिक विकास, कृषि और मौसमी कार्य जो है ये बेरोजगारी के प्रमुख कारण। ये 5 नंबर में सवाल आएगा पेपर में, इसे आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, मस्ट डू क्वेश्चन है ये। किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए जो जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा की गई 3 पहलुओं को समझाइए। बेरोजगारी दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इसी प्रकार से जो है मनरेगा से भी सवाल पूछा जाएगा, मनरेगा। ठीक है। निर्धनता एक चुनौती, चैप्टर 3 जो है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो है
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के द्वारा यानी राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन के द्वारा निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। इसमें प्रत्येक वर्ष देश के जो है 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, असुरक्षित समूह कौन होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असुरक्षित समूह क्या होते हैं, तो सामाजिक समूह में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, और आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आते हैं। तो ये असुरक्षित समूह क्या है, असुरक्षित समूह में सबसे ज़्यादा गरीबी की मार किसको झेलनी पड़ती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो 2 प्रकार से किया जाता है, एक है आय विधि और दूसरा व्यय विधि। आय विधि की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह। और व्यय विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैलोरी की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कीजिएगा। 4 से 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आज क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई थी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरुआत हुई। ये सभी क्वेश्चन जो 1 नंबर में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसको कवर कर लेना है आप सभी को। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चैप्टर से इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, तो इसको आपको कवर करके चलना है। मस्ट डू क्वेश्चन है सभी। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे पहले नरेगा कहा जाता था, अब इसका नाम रख दिया गया है मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा से क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको कवर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा। ठीक है, इसको आपको कवर कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी तुरंत। अगला है निर्धनता की असुरक्षा धारणा से क्या अभिप्राय है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई, ये भी जो है 5 नंबर पूछा जा सकता है, पेपर में इम्पोर्टेंट है। अगला है भारत में खाद्य सुरक्षा है, तो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपके इको में आएगा। तो खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, खाद्य सुरक्षा क्या है, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पेपर में आता है, कई बार पूछा गया है। क्या आप जानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे, उत्पादन में वृद्धि हुई, आयातों पर नियंत्रण किया गया, बफर स्टॉक की अधिकता होने के कारण जो है वो चीज़ें हुई। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, उचित दर वाली दुकानें किस प्रकार से खाद्य वितरण में सहायक होती हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, प्रतिरोधक भंडार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको कवर कर लेना है। भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों की जो खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, उनकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका क्या होती है, हरित क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के जो आपके 20 नंबर आने वाले हैं वो इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो इको में 20 के 20 आपको इस सिंगल वीडियो से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।